सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज ये पीटीआई की सारी जो टॉप लीडरशिप है उसको अडयाला जेल के बाहर से अरेस्ट कर लिया है। पंजाब पुलिस ने जेर हिरासत में लिया उनको। ये क्या माजरा है, क्या कहेंगे आप इस पे? वो खान साहब को मिलने गए थे, उनको क्यों पकड़ लिया बेचारों को? नहीं नहीं, छोड़ भी दिया, बेफिक्र रहें। वो 144 की खिलाफवर्जी कर रहे थे, इस पे उनको पकड़ा और फिर रिहा कर दिया। मेरी इत्तला है ये फरमाइशी गिरफ्तारियां थी, हम्म। उनकी फरमाइश पर उनको गिरफ्तार किया गया है और फिर उनको रिहा कर दिया गया है। असल में जो अडयाला जेल में बैठा कैदी है वो ये बजिद है इस बात पर कि एक कॉल देकर तो तसादुम किया जाए। वो अपनी ठीक है। पार्टी को कह रहा है कि तसादुम करें, को 9 मई जैसा लाशें गिरा दें, हुकूमत से तसादुम करें, डी चौक पहुंच जाएं, कौमी असम्बली पर हमला कर दें, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें और बिल्कुल तसादुम कर दें। जी। और जबकि उनकी पार्टी जो है उनको पता है कि इस तसादुम की एक कीमत है, पहले 9 मई की एक कीमत अदा की गई है। अब अगर दोबारा कोई ऐसा तो फाइनल कॉल के नाम पर तसादुम किया जाएगा तो उसकी एक कीमत है। लेकिन जो अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 है वो ये कहता है कि जब लाशें गिरेंगी, तसादुम होगा, तो अमेरिका को मुदाखलत का मौका मिल जाएगा। हम अमेरिका में शोर मचा सकेंगे कि बड़ा जुल्म है, ट्रंप आ गया है, लिहाजा ये बेहतरीन मौका है कि हम तसादुम की तरफ जाएं और उस तसादुम के नतीजे में अमेरिका में मुदाखलत के लिए राह हमवार है। तो लिहाजा ये जी। लड़ाई उनकी अपनी पार्टी के अंदर है। पार्टी कह रही है कोई अमेरिका ने मुदाखलत नहीं करनी, हुकूमत पाकिस्तान की बात हो गई है, अगर मुदाखलत ना हुई तो हमारा क्या बनेगा। तो लिहाजा हाँ। ये फरमाइशी गिरफ्तारियां थी और फरमाइशी रिहाइयां थी ताकि जो अडयाला जेल वाला है उसको बेवकूफ बनाया जा सके और उसको चक्कर दिया जा सके कि बाहर बड़ी सख्ती है और बाहर कोई ऐसा माहौल नहीं है और बाहर अभी तसादुम का कोई माहौल नहीं है और हम ऐसी को देखिए। पीटीआई कोई फाइनल कॉल नहीं देना चाहती होती, सवाबी में दे देती। लेकिन अडयाला बिल्कुल वाला जो है वो फाइनल कॉल देना चाहता है और उसका ख्याल है कि ये बेहतरीन वक्त है ट्रंप के आने के बाद कि हम एक तसादुम करें, लड़ाई हो जाए, उस लड़ाई के नतीजे में जानी नुकसान हो, ताकि हम हमारी जो बाहर ओवरसीज बैठे हैं वो जाकर जो हैं वो इंटरवेंशन की बात करें। तो ये एक प्लान अडयाला वाले के ज़हन में है जो दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में अमेरिकन इंटरवेंशन नहीं होगी, तसादुम भी हो जाए तो वो रिट ऑफ द स्टेट का इशू होगा और कौन कहेगा कि आप कौमी असेंबली पर हमला करें तो उसके बाद जो अगर तसादुम हो या आप डी चौक पर हमला करें तसादुम हो तो कुछ होगा। लेकिन ये फरमाइशी गिरफ्तारियां थी ताकि अडयाला जेल वाले को काबू में रखा जा सके। लेकिन पीटीआई वालों के ऊपर सख्ती तो भी है। ये मतलब शो कराने वाली बात नहीं है। आपको भी पता है कि उनपे सख्ती की हुई है और अमेंडमेंट के बाद अभी तक उनपे सख्तियां हैं। देखिए, सख्ती तो रियासत ने 9 मई के बाद की और वो मुसलसल है, रियासत की एक पॉलिसी है। आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप के आने के बाद भी रियासत की पॉलिसी चेंज नहीं हुई। जो रियासत हाँ। ने पॉलिसी 9 मई के बाद बनाई, दिस इज द फैक्चुअल पॉइंट। ठीक है आप। रियासत अपनी पॉलिसी पर 9 मई के बाद से कायम है और रियासत ने 9 मई के बाद एक पॉलिसी बनाई क्योंकि इन सब ने कहा कि रियासत ने 9 मई को रोका क्यों नहीं। ये सब जी। सवाल करते हैं कि पुलिस कहाँ थी, पुलिस ने हमें रोका क्यों नहीं। ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था कि कोर कमांडर के घर के बाहर पुलिस नहीं थी, 36 शहरों में हमला हुआ, वहां पुलिस नहीं थी, ये थी वो थी। तो अब रियासत ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच बनाई हुई है कि इनके किसी भी एहतजाज से पहले रियासत इन एक्शन आ जाती है और रियासत का एक्शन अपनी जगह मौजूद होता है। मेरे ख्याल में कोई आप ये कह सकती हैं कि 9 मई के बाद रियासत ने जो पॉलिसी तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से बनाई थी कि इनको कोई अब दोबारा इतना बड़ा एहतजाज नहीं करने देना 9 मई के बाद, वो पॉलिसी यहाँ जो पीटीआई वाले उम्मीदें में बस्ता कर बैठे थे कि ट्रंप आने के फौरन बाद ही खान साहब बाहर आ रहे हैं, उनकी उम्मीदों में पानी फेर दिया गया है। ट्रंप के आने के बाद भी रियासत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। ठीक हो गया। सर ये र्यूमर्स है कि जो मार्को रूबियो है उनको ट्रंप का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इसके अलावा माइक वॉल्ट्ज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया जाएगा। तो इन दोनों को इन ओहदों के बाद क्या डेवलपमेंट जो है वो मिलेगी या क्या डेवलपमेंट आपको होती हुई इन दोनों के बाद जो है वो दिखाई देगी? देखिए, मैंने देखा है ये
जो हैं ये दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। लश्कर तैयबा और टीटीपी और इन सब तंजीमों के खिलाफ है, और खान साहब का तो सॉफ्ट कॉर्नर है इन तंजीमों के लिए। खान साहब तो टीटीपी से मुज़ाकरात के हामी हैं। ये जो लोग हैं ये टीटीपी या दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। तो मेरा मतलब है कि ये तो फिर इनके आने से तो हम नहीं समझते कि वो ऐसी किसी कुव्वत को सपोर्ट करेंगे जो दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात की हामी है, या जिसने दहशतगर्द पाकिस्तान में दोबारा आबाद की हैं। वो तो एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म की बात करते हैं और वो टेररिस्ट तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो ट्रंप की टीम अभी तक सामने आ रही है वो खान साहब के उस नैरेटिव की कि जी हमें बात करनी चाहिए इनसे और अफगानिस्तान में और हमने दहशतगर्द तंजीमों के साथ अमन मुज़ाकरात करने चाहिए, उसकी कोई हामी है। लिहाजा मुझे अब तक की नॉमिनेशंस को खान साहब के नैरेटिव के मुताबिक तो नहीं लगती हैं। मुझे लगता है कि वो दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन की बात करेंगे और उस सख्त ऑपरेशन की बात करेंगे। सर 14 नवंबर से कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस हैं वो भी हेयरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में पहला ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जिसकी हेयरिंग होगी 14 को? वैसे तो ये कहा जा रहा है कि जी पुराने मुकदमे पहले लगाए जाएंगे और नए मुकदमे बाद में लगाए जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा जरूर आईनी बेंच के आगे लगेगा और मखसूस नशिस्तों का की नजरसानी की जो दरखास्त है वो भी आईनी बेंच के आगे लगेगी। ये दो मुकदमात जो हैं ये आईनी बेंच के पहले दो बड़े मुकदमात हो सकते हैं। एक तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो इस आईनी बेंच ने सुननी है, और एक मखसूस नशिस्तों के खिलाफ जो नजरसानी की दरखास्त है वो इस आईनी बेंच ने सुननी है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये दो बड़े मुकदमात हैं जो इस नए आईनी बेंच ने सुनने हैं। बाकी जो भी मुकदमात हैं वो उनके सामने आते जाएंगे और वो लगते जाएंगे, लेकिन अगर कौमी नौयत की बात की जाए तो ये दो बड़े मुकदमात हैं जो आईनी बेंच के सामने लग सकते हैं। सर खेल की बात करें तो भारत ने जो है वो डिसाइड कर लिया कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाह रही। पाकिस्तान ने ये भी यहाँ तक कह दिया है कि हम फिर आइंदा फ्यूचर में कोई मैच नहीं खेलेंगे। इसके अलावा हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उनके इस डिसीजन पर? देखिए ठीक है, अगर भारत नहीं आता तो हमें भारत नहीं जाना चाहिए, और सीधी बात है हम कई दफा भारत खेलने गए हैं, हमें अब भारत नहीं जाना चाहिए। दूसरा, हमें ये भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा के दिखानी चाहिए। देखिए अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी को सैबोटाज कर गया और चैंपियंस ट्रॉफी मनसूख हो गई तो फिर तो पीसीबी की ये कोई कामयाबी नहीं होगी, बल्कि कहा जाएगा कि अच्छा जी आप कराने के लिए हाइब्रिड मॉडल ही मान लेते। लेकिन अगर आप पीसीबी ने स्टैंड लिया है तो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल ना हो और ये भारत के बगैर हो जाए। दुनिया की तमाम टीमें इस बात पर, तमाम मुल्क इस बात पर मान जाएं कि अगर भारत नहीं आ रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आमदन कम ज्यादा की बात जरूर है, लेकिन फिर भारत को ये हो कि उसने एक इंटरनेशनल इवेंट को लूज किया है और वो इंटरनेशनल इवेंट अपनी जगह हो गया है। लेकिन अगर भारत के ना आने पर बाकी टीमें भी ना आने का फैसला करें तो फिर गलत होगा। पर मुझे उम्मीद है कि अब बांग्लादेश की टीम आ जाएगी, क्योंकि अब वहां हसीना वाजिद नहीं है, पहले बांग्लादेश कर लेता था। अब मुझे उम्मीद है कि बाकी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो वो आ जाएंगी। ये अब देखने की बात है कि अगर बाकी सब टीमें आ गई और भारत ना आया तो फिर ये भारत की शिकस्त होगी, और अगर भारत इस टूर्नामेंट को मुलतवी कराने में या मनसूख कराने में या कहीं और ले जाने में कामयाब हो गया तो वो भारत की जीत होगी। लेकिन मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि भारत के साथ हमें समझना पड़ेगा कि भारत क्रिकेट क्यों नहीं खेलता। भारत का मौकफ है कि क्रिकेट कोई खेल नहीं है, क्रिकेट एक ट्रेड है, क्योंकि इसमें पैसा है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चूंकि ट्रेड बंद है तो लिहाजा क्रिकेट भी बंद है। बाकी खेलों को वो ट्रेड नहीं समझता, क्रिकेट को ट्रेड समझता है। उसका ये मौकफ कमजोर हो सकता है लेकिन उनका मौकफ यही है। लिहाजा मैं समझता हूं कि अब पीसीबी का टेस्ट है कि वो बगैर भारत के ये टूर्नामेंट कराए और इस टूर्नामेंट को कामयाबी से कराए। भारत नहीं आता तो ना आए। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखना।